सो यस, टॉकिंग अबाउट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाले हैं। हम जो है वो जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग समझेंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी एंड एग्जांपल, एंड ऐसे साइमल्टेनियसली हम उसके बाद में क्या सीखने वाले हैं, बैच कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, एंड एग्जांपल्स जो है वो उसके सीखने वाले हैं बैच कॉस्टिंग के। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द जॉब एंड बैच कॉस्टिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जॉब एंड बैच कोस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो सीखने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले जो है वो कौन सा चैप्टर जो है वो डिस्कस करा था, कॉस्ट शीट वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्या सीखा था हमने कॉस्ट शीट में, जैसे कि अगर हम मान लो कोई भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वगैरह कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो है वो क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। वहां पर हम जो है सारे के सारे खर्चे को जो है वो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, जो हम कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, एंड द सेम गोज ऑन, और ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। बट मान के चलो आप एक ही पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस जो है वो कर रहे हो, तो वहां पर एक ही जैसी जो है वो मटेरियल, एक ही जैसी जो है वो लेबर आ जाएगी। बट आप सोचो कि ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहां पर काम जो है वो एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं फर्नीचर वगैरह की, फर्नीचर की शॉप पर हर कस्टमर जो है वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग आता है। कोई 7 सीटर सोफा लेने आता है, कोई जो है 5 सीटर सोफा लेने आता है। अब मैं बात करूं 7 सीटर सोफा है तो उसके अंदर भी काफी जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसमें ये वाला सरमाइका लगाना है, इसमें जो है वो उसमें जो है वो ये वाला टीक वुड वगैरह लगाना है, एंड इतने बाय इतने का होना चाहिए, एंड इसमें ये मटेरियल वगैरह एटसेट्रा। तो देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड ये जो हर चीज एक नई तरीके की होती है, इसकी वजह से जो है वो हर जॉब जो है वो एक नया तरीके का लगता है। अब जब हर कस्टमर जो है वो स्पेशल डिमांड के साथ में हमारे पास में आ रहा है क्या करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, और मेरा हर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। कहने का मतलब है मेरा हर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अलग है। उसे क्या बोलते हैं कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, आई एम कैरिंग ऑन द जॉब। उसे हम क्या बोलते हैं, आई एम कैरिंग ऑन द जॉब। एंड हर जॉब की हम कॉस्टिंग करते हैं, जैसे जो है वो हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। यहाँ पर भी जो है वो वैसे ही नॉर्मल तरीके से ही काम होगा, एंड जो है वो इसका बस नाम जो है वो क्या रख दिया, जॉब कॉस्टिंग रख दिया। पहले मैं जॉब कॉस्टिंग जो है समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको बैच कॉस्टिंग समझाऊंगा। जो अभी तक मैंने आपको समझाया सारा कुछ मैं आपको अभी जॉब कॉस्टिंग के बारे में ही समझा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, पहले ना इसका मीनिंग, नेचर एंड एप्लीकेबिलिटी लिख लेते हैं, फिर मैं जो है आपको उसका मीनिंग, नेचर एंड एप्लीकेबिलिटी समझाऊंगा। सबसे पहले जो है वो हम किसकी बात करते हैं, जॉब कॉस्टिंग की। जॉब कॉस्टिंग के जो है वो बारे में नोट्स लिखते हैं, एंड देन मैं आपको उसको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉब कॉस्टिंग का जो है वो मीनिंग क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ specific order costing under which each job is treated as a cost unit, and costs are accumulated and ascertained separately for each job. एंड अगर मैं बात करूं इसका नेचर, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मीनिंग, नेचर एंड एप्लीकेबिलिटी, अभी बस मैं जो है वो नोट्स लिखवा के आपको साइमल्टेनियसली, ताकि मैं जो है वो आपको अच्छे से जो है पढ़ा पाऊँ उस चीज़ को। तो अभी आपको बस क्या करना है, इसको जॉट डाउन कर लेना है। अ जॉब में कंसिस्ट्स ऑफ अ जॉब प्रोडक्ट, बैच ऑफ अ प्रोडक्ट, बैच ऑफ प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, अ सर्विस, or any other specific sector or any other specific order. And now talking about applicability.
So when jobs are executed for different customers according to their specifications, according to their specifications। तो ये देखो, ये जो जॉब कॉस्टिंग है ये क्या है, ये डेट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। ये क्या है, ये डेट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हर कस्टमर जो है वो अपना स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो लेकर आ रहा है। हर कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, अपना स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो लेकर आ रहा है। एंड हर जॉब जो है वो अपने आप में क्या है, कॉस्ट यूनिट है। हर जॉब जो है वो अपने आप में क्या है, कॉस्ट यूनिट है। एंड द कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एसर्टेन सेपरेटली फॉर ईच जॉब। मतलब जो हम जो है वो कॉस्ट जो है वो बनाएंगे और निकालेंगे, हर जॉब के लिए अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो चैप्टर में सीखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हर कॉन्ट्रैक्ट एक जॉब ही तो है। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक जॉब की तरह ही तो है। तो आप समझो कि जॉब के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, जॉब के अंदर जो है वो प्रोडक्ट हो सकता है, बैच हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड सर्विस भी हो सकती है। जैसे सपोजिंगली आप जो है वो सीए बन जाते हो एंड आप जो है किसी क्लाइंट का जो है वो ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में आप सारे के सारे खर्चे जोड़ोगे ना, कि ये क्लाइंट का जो है स्टे करने का खर्चा हो गया, ये जो है वो इन चीज़ों का खर्चा हो गया, ये यहाँ पर जो है वो ट्रैवल का खर्चा हो गया। तो वहाँ पर आपने क्या बना ली, एक कॉस्ट शीट बना ली एक तरह से। तो वो क्या है, जॉब कॉस्टिंग है। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर होती है, जहाँ पर जॉब जो है वो एग्जीक्यूट करी जा रही है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, जो है वो जॉब जो है वो एग्जीक्यूट करी जाती है एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन जो भी वो दे रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फर्नीचर इंडस्ट्री का, अभी जो एग्जांपल नहीं दिया था फर्नीचर इंडस्ट्री का, वो आ जाता है। वैसे तो इसके अंदर थ्योरी ही आती है। एंड अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि जॉब कॉस्टिंग बनाओ, तो पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। आपको क्या बनानी है, कॉस्ट शीट ही बनानी है। आपको उस केस के अंदर कॉस्ट शीट ही बनानी है। घबराना नहीं है कि क्या चीज़ आ गई, ये जॉब कॉस्टिंग क्या आ गया। आपको उस केस के अंदर कुछ नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको बस कॉस्ट शीट बना के दिखा देनी है। कॉस्ट शीट तो हमने बनाना सीख ही रखा है, तो बस कॉस्ट शीट बना देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉस्ट शीट जॉब कॉस्टिंग जो है खत्म हो जाता है। अब हम जो है बैच कॉस्टिंग जो है वो सीखते हैं। अब हम क्या सीखते हैं, बैच कॉस्टिंग जो है सीखते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो बैच कॉस्टिंग के अंदर आपको नोट्स लिखवा देता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट उसकी जो है समझेंगे उसको, बैच कॉस्टिंग को। देखो बैच कॉस्टिंग का मीनिंग, द टेक्निक और मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बैच कॉस्ट इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेबिलिटी की, अगर मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो द मेथड ऑफ बैच कॉस्टिंग, द मेथड ऑफ बैच कॉस्टिंग is applicable to these industries in those industries where production is done in bulk quantity at a time। अगर एग्जाम्पल के लिए बात जो है वो ली जाए तो पैरामेडिकल या फिर जो है वो आप समझ सकते हो ड्रग इंडस्ट्रीज वगैरह, रेडीमेड गारमेंट्स, इंडस्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, इंडस्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। अभी मैं आपको समझाऊंगा
अभी तो बस मैं आपको नोटिंग करा रहा हूँ बैच कॉस्टिंग की, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सारा कुछ डिटेल में। रेडियो सेट्स एंड द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी क्या होता है। चलो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर जो है वो इसके बाद जो है वो लिखेंगे। अब बैच कोस्टिंग के अंदर सबसे पहले ये समझो बैच का मतलब क्या होता है। बैच का मतलब होता है ग्रुप। बैच का मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप। जब मैं बहुत सारे यूनिट्स को जो है वो इकट्ठा कर देता हूँ ना, जब मैं बहुत सारे यूनिट्स को इकट्ठा कर देता हूँ तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, बैच जो है वो बोल सकता हूँ। यूजुअली अगर मैं बात पूछूं आपसे कि यूजुअली हम जो है वो कॉस्टिंग जो है वो कैसे करते हैं, तो हम हर यूनिट की कॉस्टिंग अलग अलग करते हैं। आई होप आपको मैंने इतना समझा रखा है कि हर जो है वो यूनिट की कॉस्टिंग जो है वो अलग अलग तरीके से करी जाती है। अब आप एक बात सोचो, ऐसी भी जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पर जो है वो एक यूनिट जो है वो नहीं बन रही है एक टाइम पर। एक टाइम पर एक से ज़्यादा यूनिट जो है वो उस मशीन में से निकल रही है। आपने ऐसा देखा भी होगा शायद। जैसे कि अंडे की ट्रे वगैरह होती है, वहाँ पर जो है वो 24 मतलब 12 अंडे वगैरह जो है वो उस ट्रे वगैरह के अंदर होते हैं। तो आप उस टाइप का सिचुएशन या सिनेरियो जो है वो सोचने की कोशिश करो। मतलब सोचो कि जहाँ पर एक टाइम पर एक यूनिट नहीं बन रहा, जहाँ पर एक टाइम पर एक यूनिट नहीं बन रहा, ग्रुप ऑफ यूनिट्स जो है वो बन रहे हैं। ग्रुप ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, बैच जो है वो बोला जाता है। एंड उस बैच की कॉस्टिंग निकालने के लिए जो टर्म यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, द टेक्निक और मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बैच की कॉस्ट निकालने की टेक्निक या मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब जो भी टेक्निक या मेथड से जिससे हम बैच की कॉस्ट निकाल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। तो मीनिंग इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। अब मैं बात करूं कि बैच कॉस्टिंग के अंदर एप्लीकेबिलिटी की, तो बैच कॉस्टिंग की एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये उन उन इंडस्ट्रीज पर लगता है जहां पर प्रोडक्शन जो है वो कैसे करा जा रहा है, बल्क क्वांटिटी के अंदर। बल्क क्वांटिटी के अंदर मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एक साथ प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, तो उसे जो है वो क्या बोला जाता है, तो वहां पर जो है वो बैच कॉस्टिंग जो है वो एप्लीकेबल होता है। जहां पर प्रोडक्शन जो है वो बल्क क्वांटिटी के अंदर हो रहा है, एक साथ इकट्ठा हो रहा है, एक साथ इकट्ठी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, पैरामेडिकल या ड्रग इंडस्ट्रीज बेसिकली जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेडिसिन वगैरह। जैसे कि अगर जो हम मेडिसिन वगैरह कभी बाय करते हैं ना, तो उसके अंदर जो पूरा पत्ता होता है ना, उसके पीछे जो है ना अमाउंट के साथ में ना एक बैच नंबर भी लिखा होता है, वहां पर बैच नंबर भी लिखा होता है। वाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कभी भी जो वो जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, कभी भी एक प्रोड्यूस नहीं होती, वो हमेशा बैच में प्रोड्यूस होती है। सिंगल एक एक जो है सिंगल उसको नहीं प्रोड्यूस करा देता, पूरे बैच के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। एंड अगर मैं बात बोलूँ ना, तो उसी बैच की जो कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक या मेथड यूज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। अब ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या करती है, बैच कॉस्टिंग ही करती है। जैसे अब रेडीमेड गारमेंट्स है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ टीवी है, रेडियो सेट्स एटसेट्रा। अब जैसे मोबाइल की मैं बात करूं, तो मोबाइल के अंदर भी जनरली क्या होता है अब, कि जो है वो मोबाइल की टेक्निक जो बन रहा है, मोबाइल ऐसा नहीं कि एक ही मोबाइल एक ही टाइम पे बनेगा, तो वो ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि अब जो है वो एक ही टाइम पे जो है 30-40 मोबाइल जो है वो एक साथ जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है बैच कोस्टिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है। अब फाइनली जो है वो बैच कोस्टिंग के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होता है। अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, पहले वो लिख लो कि जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है refers to the optimum quantity refers to the optimum quantity batch which should be produced at a point of time so that setup and processing cost and carrying costs are together optimized। हमने जो है वो क्या पढ़ के आए थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह जो है वो पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो है वो ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी। अब अगर मैं बात करूँ ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये डिटरमाइन करे कि वो एक बैच में कितनी यूनिट्स बनाए, 10, 20, 30, 40, 100, 500।
800, 1000 कितनी जो है वो यूनिट्स एक बैच के अंदर बनाए, वो उसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो है वो ये बात जानना कि जो है वो एक जो है वो बैच के अंदर वो कितनी यूनिट्स बनाए। अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का वही है कि उसको जो है वो क्या करना है, उसको जो है वो अपनी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब है ऑप्टिमम क्वांटिटी बैच जो कि प्रोड्यूस होगी, जो कि प्रोड्यूस होनी चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि हमारी सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो टुगेदर जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, मतलब कम हो जाए। तो मतलब हमारी ऑब्जेक्टिव अभी भी यही है कि हमारे को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है एंड हमारे को ऑप्टिमम क्वांटिटी बैच जो है जाननी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक बैच के अंदर 10, 20, 30, 100, 500, 800, 1000 कितनी यूनिट जो है वो एक बैच के अंदर प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो EBQ का फॉर्मूला होता है, देखो 2 × A × S/C। 2 × A × S/ में क्या हो जाता है, C हो जाता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है वो A का मतलब क्या होता है, एनुअल प्रोडक्शन। S का मतलब क्या होता है, सेटअप कॉस्ट। जैसे कैरिंग कॉस्ट होती है ना, ऐसी सेटअप कॉस्ट होती है पर बैच की, तो सेटअप कॉस्ट आ जाती है। एंड C का मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। दोबारा बोल देता हूँ, देखो 2 × A × S/ में C है, तो A का मतलब क्या है, एनुअल प्रोडक्शन। S का मतलब क्या है, सेटअप कॉस्ट। एंड C का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट। जो भी क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पर एनम होती है। और इसका क्वेश्चन जो है ना सेम तरीके से करा जाता है जैसे EAQ के जो है वो करा जाता है ना, EAQ का क्वेश्चन जो है वो करा जाता है, वैसे ही जो है वो इसका क्वेश्चन भी जो है वो करा जाता है। किसकी तरह करना है, EOQ की तरह। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर क्वेश्चन आता है ना, जैसे हम करते हैं ना, वैसे ये हम यहाँ पर भी करते हैं। सो बस ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है वो आपकी आ जाएगी 2 × A × S/C। और ये हम वैसे ही करते हैं जैसे हम EOQ करते हैं, जहाँ पर जो है वो बस मैंने वो जो आपको अभी जैसे समझाया ही है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग जो है वो अच्छे से खत्म हो जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।